तो राइट डाउन द टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसके कुछ साइंटिस्ट का नाम लिख लो फटाफट से। द term biotechnology was proposed by Carl Carl Erkey Carl Erkey। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बर्ग BERG who was awarded Nobel Prize he introduced a gene of virus SV40 SV कैपिटल में लिखना है SV40 into bacteria with the help of virus lambdaphage ठीक है। उसने ये किया था बट कोई बहुत अच्छी तरह से मतलब उससे उसको एक बायोटेक्नोलॉजी का पता चल गया था। नेक्स्ट आ जाइए द साइंस ऑफ नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, लिखती चल बस जल्दी से। द साइंस ऑफ recombinant technology took birth when Cohen and Boyer Cohen and Boyer BOYER were able to introduce a piece of gene containing foreign DNA into plasmid of E. coli ठीक है जी। तो अब ये तो कुछ साइंटिस्ट्स के नाम थे बेटा। तो अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे सिंपल वे में अगर हमने किसी लेमैन को समझाना है बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाएं टू फॉर्म सम प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्रेड बनाते हैं, बियर बनाते हैं, ड्रिंक्स बनाते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, यीस्ट यूज करते हैं। कर्ड बनाते हैं तो उसमें हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। चीज बनाते हैं तब बैक्टीरिया यूज करते हैं। चीज की फ्लेवरिंग करते हैं तो फंगस यूज करते हैं। तो this is also biotechnology. So what is biotechnology? Biotechnology is using
लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स, जैसे हम रेनेट यूज करते हैं कर्ड बनाने के लिए या चीज बनाने, कर्ड तो नहीं, चीज बनाने के लिए हम रेनिन यूज करते हैं, ठीक है। रेनिन एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स इज रेनेट, ठीक है। तो और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स is called as biotechnology। ये इनिशियली ये लेमैन टर्म है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल कर्ड, चीज, ब्रेड, वाइन etc are biotechnological products। बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, ठीक है। वो कहती है ये नहीं जी, ये तो पुरानी टर्म है, इसको नहीं हम मानते। हम किसको मानते हैं? हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को अगर हम यूज करें, ठीक है। सो व्हाट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी? यूज ऑफ genetically modified organisms to produce products at a large scale, है ना। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कर्ड बना रहे हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो उस पे हम क्या कर रहे हैं? उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कर रहे हैं ताकि जल्दी से कर्ड बने, उसमें फ्लेवर भी आ जाए, ये आ जाए। तो वो एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहती है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स processes such as in vitro fertilization, है ना। हम बाहर से कोई भी स्पर्म जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं एग में टू फॉर्म द जाइगोट। अनदर इज डीएनए वैक्सीन। व्हाट आर डीएनए वैक्सीन? ये मेरे से शायद अक्षय या नवराज ने पूछा था। तो डीएनए वैक्सीन क्या है बेटा? हम क्या है, ध्यान से सुनो फिर लिखना कि हमने क्या किया। लेट अस से कोरोना वायरस ही है, अभी तक ये कितना सक्सेसफुल है आई डोंट नो, क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेट अस से सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं हम कि हमने कोरोना वायरस का ये पता लगा लिया कि ये इसका डीएनए है, ये वाला पार्ट जो है इट कॉजेज द डिजीज, बट ये वाला पार्ट मतलब इसके साथ का जो पार्ट है इट एक्टिवेट्स अवर इम्यून सिस्टम टू किल द वायरस। हमने क्या किया बेटा? हमने कोरोना वायरस का, वैसे तो आरएनए है, डीएनए वायरस तो नहीं है ये, बट चलो हमने कुछ भी इसका कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, हम कोरोना ना लेके किसी का भी ले लें, कि हमने उसका डीएनए निकाल लिया, हमने उसका वो वाला पार्ट आइसोलेट कर लिया जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बट वो हमें डिजीज नहीं करता। हमने वो वाला उसका डीएनए का पार्ट या उसके जीनोम का पार्ट, वो वाला पार्ट एंटीजेनिक पार्ट निकाल लिया और उसको होस्ट के सेल में इंटीग्रेट कर दिया, होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट कर दिया, so that it cannot produce the disease, but it always activates our immune system to fight with the virus or bacteria if it enters in our body. That is called as DNA vaccine. So आप what is DNA vaccine यहाँ पे लिख लो। disarmed
पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ पैथोजन। डिसआर्म्ड का मतलब जो डिजीज नहीं कर सकता। डिसआर्म्ड पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ पैथोजन, it is introduced into host cell. Do not cause the disease, but activates our immune system against specific pathogen. तो इट ऑल्सो, यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन ऑफ द जीन्स है ना, इसलिए इट इज ए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। अनदर इज synthesis of artificial gene, एंड नेक्स्ट है जीन थेरेपी। ये हम आगे करेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि ये है जीन थेरेपी। इट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट है ईएफबी। ईएफबी की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखो ईएफबी होल्ड्स, अकॉर्डिंग टू मत लिखना, ईएफबी होल्ड्स ट्रेडिशनल एंड modern biotechnology. EFB holds traditional and modern biotechnology. According to EFB, biotechnology is the integration of natural science and organisms. इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, या फिर और सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर मोलिक्यूलर एनालॉग्स। मोलिक्यूलर एनालॉग्स का मतलब मोलिक्यूलर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, मोलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। molecular analogues of the organisms for their products, उनसे जो products मिलते हैं,
and services. This is the definition of modern biotechnology. Yeah, this is the definition of the biotechnology provided by European Federation of Biotechnology. Next we come to principles of प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हम कहते हैं देयर आर टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस है बेटा विच गेव बर्थ टू द बायोटेक्नोलॉजी। कौन सी दो प्रोसेसेस है? पहले तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। और उसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स है, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल्स है, चाहे वो यीस्ट सेल्स है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स है, उनको कैसे स्टेराइल कंडीशन में मेंटेन करना है। ठीक है, और उनकी क्लोनिंग करनी है। एक सेल से हमने एक सेल को मॉडिफाई किया, उससे कैसे हमने हजारों सेल्स बना लेने हैं। ये दो प्रोसेसेस है विच हेल्प्स इन birth of the modern biotechnology. So write down there are two core techniques. There are two core techniques that enabled birth of modern biotechnology. There are two core techniques that enable birth of modern biotechnology. These are, first है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सेकंड आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। So what is genetic engineering? It involves various methods to produce genetically modified DNA that is introduced in host cells. होस्ट सेल्स किसका होस्ट है? जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए का होस्ट है। ठीक है, मॉडिफाइड डीएनए का जो होस्ट है विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल्स टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेन डीएनए। और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आ जाती है बेटा केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है?
various techniques to maintain sterile मतलब जिसमें कोई इन्फेक्शंस ना हो, इन्फेस्टेशंस ना हो, to maintain sterile cultures of desired microbes, sterile cultures of, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करो, sterile cultures of genetically modified desired microbes or eukaryotic cells so that they can divide, produce clone of cells. ठीक है, उनको मेंटेन करना ताकि उनकी क्लोनिंग हो सके, ये एक बहुत बड़ा काम है। दैट इज इन, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्पेसिफिक पीएच मेंटेन करना है, स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करना है, उनका कल्चर मीडियम टाइम बाय टाइम चेंज करते रहना है ताकि टॉक्सिन्स ना इकट्ठे हों। तो ये सब काम इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। सो बोथ प्रोसेसेस, दीज आर द कोर टेक्निक्स which gave birth to the modern biotechnology. Is it okay? For manufacturing of various products such as antibiotics, vaccines, enzymes, etc. Is it okay? ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अब हम बात करें कि अब हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें नेचर भी तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन चाहती है, नेचर भी तो डिफरेंसेस चाहती है। तो अगर हम देखें कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट कंजर्व्स द जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चेंज नहीं होने देती जेनेटिक कॉम्पोजिशन, इट कॉजेस कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस which is helpful to the individuals as well as to the population. तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर जीनोटाइप को कंजर्व नहीं करती है, वो उसमें वेरिएशंस लाती है। वेरिएशंस मे नॉट बी helpful at the present time, but they may be helpful in the coming times, in the future, in the changing environment. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज बेटर। तो हम ये कहते हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से हमने हमारे दिमाग में कहाँ से आई कि हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशंस कॉज करती है और वेरिएशंस जो है आगे हेल्पफुल है। वेरिएशंस कैसी है? जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद हमने इस चीज को करके क्या देखा, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती है, हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स में
सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। उसमें क्या है, सिर्फ हमने क्या किया कि जो दो पेरेंट्स है वो सेलेक्ट कर लिए, यही तो हाइब्रिडाइजेशन थी ना। एक होता है रैंडम, कि भी कोई सा प्लांट, मतलब चाहे वीक प्लांट को ही पॉलिनेट करती, ठीक है, या सेल्फिंग होती जाए। बट हमने कहा कि नहीं, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन, हम सेलेक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, मेनली इन प्लांट्स। हम एनिमल्स में भी, कैटल में भी करते हैं कि हेल्दी पेरेंट्स आर सेलेक्टेड और उनमें पॉलिनेशन हो गई, या उनमें फर्टिलाइजेशन होगी अगर एनिमल्स में है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम कहें, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। बट हमने क्या देखा हाइब्रिडाइजेशन में, कि लेट अस से दो प्लांट्स है ना, अगर हमने दोनों हेल्दी प्लांट्स ले लिए, बेटर उनके फ्रूट्स बेटर है, कुछ है, बट हमने क्या देखा कि उनमें हमने फ्रूट्स की क्वालिटी जो है वो बेटर देखी, जूसी देखा ये, बट उनके साथ साथ जो डिजीज ससेप्टेबिलिटी वाली हार्मफुल जीन्स थी वो भी आगे ट्रांसफर हो रही। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर कुछ करेक्टर्स यूजफुल है तो उन प्लांट्स में कुछ करेक्टर्स हार्मफुल भी है। तो इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स देयर आर नो मीन्स टू रिमूव द हार्मफुल जीन्स, ठीक है, along with useful genes some harmful genes are also carried forward, ठीक है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में एक पर्टिकुलर सेलेक्टिव प्लांट बनाने के लिए, मतलब बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करने, हजारों में, तब कहीं जाके एक एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट ऐसा मिलता है जिसमें हमें फिलहाल हमें जो है वो कोई मतलब हार्मफुल करेक्टर नहीं नजर आ रहा है। तो अब आ गई, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नेचुरल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन। उससे हमने कहा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेलेक्टिव हो जाए तो वो बेटर है, हमें डिजायर्ड प्लांट्स या एनिमल्स प्रोवाइड कर सकती है विच आर ऑफ मोर यूज। बट हमने फिर उसका क्या डिसएडवांटेज देखा कि इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स आल्सो अलोंग विद यूजफुल जीन्स some of the harmful genes are also transferred to the progeny। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अल्टीमेट प्लांट है या एनिमल है। सो देन देयर कम्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये क्या कहते हैं कि ये वाला एनिमल जो है ना, ये इसमें बेटर करेक्टर्स है, बट इसमें जो ये दो है ना, ये हार्मफुल करेक्टर्स है। हमने क्या किया, वो जो हार्मफुल करेक्टर्स वाली जीन्स, ये हम सोचते हैं इतना इजी नहीं है ये काम, बट ये जो हार्मफुल वाली जीन्स थी, या तो इसको रिमूव कर दिया जाए या फिर इनको जेनेटिकली मॉडिफाई इनटू यूजफुल जीन्स कर दिया जाए, so that the plant ultimately form, it should be disease resistant, it should be environmental changes resistant, it should be drought resistant, and it should be pesticide resistant, and it should give maximum yield, it should have big fruits, juicy fruits। ये हमारे दिमाग में है, ऑल्दो इतना इजी नहीं है ये, बट हम ये कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं। बट नेचर इज ग्रेट, वो उसने अपने हाथ में भी रखा हुआ है। वो कहता है तुम जो मर्जी सोच लो, ठीक है, मैं कोरोना जैसा कुछ भी ला सकता हूँ, जो तुम बड़े महान बन रहे थे कि हम स्पेस तक पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, अब बैठे हो सारे के सारे घर तक, है ना, घर में बैठे हो कि नहीं, सब अंदर बंद हो गए, ठीक है, क्या जो हमें दिख भी नहीं रहा उससे हम डरी जा रहे हैं, ठीक है। सो नेचर इज ग्रेट। तो हम जो है जितनी मर्जी हम बायोटेक्नोलॉजी फलाना ढिमकाना हम कर लें, बट फिर क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें होती है कि घूम फिर के चक्कर जो है ना, फिर हम यहाँ से शुरू हुए, प्रोग्रेस की हमारे हिसाब से, प्रोग्रेस की हम कह रहे चल रहे हैं, बट वो ये नहीं कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, नहीं, वो ऐसे ऐसे करके किसी कारण से फिर हम नीचे आके फिर हम वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। यू नो कैनॉट नो व्हेन दिस विल हैपन, ठीक है जी। तो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम आ जाते हैं, अब आ जाइए बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे लिखिए, इन नेचर
Evolution is the gradual and continuous process. Evolution is the gradual and continuous process. The raw material for evolution, the basic raw material for evolution is are variations. Are variations. In nature, variations arise by two processes. First is sexual reproduction. Second is mutations. Next point लिखिए. Sexual reproduction is a gradual process, whereas mutations occur rarely. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. asexual versus sexual reproduction. इसी टॉपिक में ही नेक्स्ट पॉइंट है asexual versus sexual reproduction. तो इसके अंदर लिख लो asexual reproduction conserves genetic composition of an organism. जबकि sexual reproduction it produces new combinations, thus producing variations. ठीक है जी. तो ये it produces variations which are useful to the organism as well as population. क्योंकि जब उसके ऑर्गेनिज्म के आगे मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, आगे जीन्स ट्रांसफर होंगी, आगे वेरिएशंस ट्रांसफर होंगी, as well as population to adapt the changing environment. ठीक है जी. नेक्स्ट इसमें आ जाइए बेटा हाइब्रिडाइजेशन. So it is nothing but selective sexual reproduction. ठीक है ना. हाइब्रिडाइजेशन जनरली जो है इंट्रास्पेसिफिक या इंटरस्पेसिफिक, वो क्या है? सेलेक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. thus producing new varieties of organisms
having better characters. ठीक है, पर यहां पे साथ ही लिखो बट देयर इज disadvantage, there is disadvantage of hybridization in that along with useful genes, comma, some of the harmful genes are also transferred to the progeny. Second drawback लिख लो, to obtain the desired characters in the offsprings. Comma, many hybridization experiments. मैम रिपीट करना. To obtain the desired characters in the offsprings, comma, many hybridization experiments are to be performed. And only then we can तब भी हम जरूरी नहीं, we can get the desired progeny. We may get, can की जगह लिखते ना, we may get desired progeny. हजारों हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करके तब कहीं जाके कोई एक प्रॉपर हाइब्रिड मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. To overcome the drawbacks of hybridization experiments, comma, various techniques of genetic engineering gets developed, which introduces specific genes in the organism, or which can modify the harmful genes of an organism. ठीक है जी. So this is basis of biotechnology. Next हम आ जाते हैं बेटा अब हमने लेटर से पहले समझना है, ये लिखना नहीं है, आपने समझना है. ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका डीएनए. यूकैरियोटिक सेल या एक लेटर से कोई भी एक बैक्टीरियल सेल ही है. ये इसका न्यूक्लियोइड या जीनोफोर. ठीक है, अब हमने क्या किया, किसी भी तरह से वटएवर हमने यहाँ पे
ऐसे ही किसी प्रोसीजर से यहाँ पे फॉरेन डीएनए जो है, दिस इज फॉरेन डीएनए, ये इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। क्या किया, किसी तरह से बस अंदर एंट्री करा दी फॉरेन डीएनए। बट दिस फॉरेन डीएनए अगर ऐसे ही गेट्स किल्ड आफ्टर सम टाइम, तो क्या करें? फिर बायोटेक्नोलॉजी हमारी फेल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग फेल है कि अगर ये मर ही जाएगा तो आगे क्या करें। तो इसलिए हमने क्या करना है, देयरफॉर जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए हैज टू बी introduced in the host genome, host chromosome। इंट्रोड्यूस्ड की जगह हम एक और टर्म लिख लेते हैं, इंटीग्रेटेड, हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद होस्ट क्रोमोसोम। अब क्या कहीं पर भी हम इंटीग्रेट कर दें, है ना? ऐसा नहीं होता बेटा। हमने आपको जब रेप्लिकेशन की थी तो आपको बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। तो जो फॉरेन डीएनए है ना बेटा, अगर कहीं भी इंट्रोड्यूस कर देंगे ना तो हो सकता है उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो ही ना। फॉरेन डीएनए के पास ओराई है नहीं, तो वो कैसे जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो इसलिए हमने फॉरेन डीएनए को ऐसी जगह हमने इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो ओराई के साथ हो, और जब रेप्लिकेशन होनी हो तो वो ओराई जो है उसके साथ हो और वो फॉरेन डीएनए रेप्लिकेट हो जाए अलोंग विद द अदर डीएनए आल्सो। ठीक है जी? तो यस इसलिए मैम। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जैसे आपने कहा कि फॉरेन आते ही किल हो जाता है, तो मैम एचआईवी के केस में से क्यों नहीं होता? मैम वो भी तो फॉरेन डीएनए डायरेक्ट एंट्री हो रही है उसकी हमारे उसमें जीनोम में, बेटा वो किसी भी सेल की। जीनोम के साथ अटैच हो जाता है। वो जो है वो क्या करता है, वो आरएनए आता है हमारे एचआईवी का, आरएनए हमारे सेल में आया, उसने यस मैम। फटाफट क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए बना लिया, और यस वो मैम। डीएनए जाके हमारे सेल के साथ ज्वाइन कर गया। इज इट राइट? और फिर यस उसने मैम। रेप्लिकेट ट्रांसक्राइब करके बहुत सारे वायरल आरएनए बना दिए। वायरल आरएनए जो है फिर दोबारा से और सेल्स को जो है उन्होंने इन्फेक्ट किया। यस मैम। ओके। ठीक है जी? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। फॉर द क्लोनिंग ऑफ, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्लोनिंग का मतलब होता है उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाना। फॉर द क्लोनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए in host, it has to be joined adjacent to ori of host DNA so that it मतलब foreign DNA, it replicates along with host DNA and is distributed in various cells। जहां पे बेटा जनरली हम किनको मॉडिफाई करते, ध्यान से मेरी बात सुनना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बहुत कम। हम किसको मॉडिफाई करते हैं बेटा? बैक्टीरिया को, यीस्ट को,
ताकि उस डीएनए का क्लोन बनने की क्या मतलब है कि वो जो बैक्टीरिया है, जो हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया है, वो डिवाइड करे और जो फॉरेन जीन है वो बाकी सभी डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफर हो। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन या कुछ घंटों बाद, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमें मिल जाए बैक्टीरिया की, जिसमें सभी में फॉरेन डीएनए हो। और हम उस बहुत बड़ी पॉपुलेशन को फिर आगे एक और मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, जहां पे हमें क्या चाहिए, उस फॉरेन डीएनए का प्रोडक्ट चाहिए, मे बी एंजाइम चाहिए, मे बी कोई प्रोटीन चाहिए। ठीक है, उस फॉरेन डीएनए का जो है वो प्रोडक्ट हम एक्यूमुलेट करते हैं इन आगे जो हम आगे की प्रोसेसेस है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब हमारा क्या बात है कि जो फॉरेन डीएनए है उसको हमने इंट्रोड्यूस कैसे करना है। हमने फॉरेन डीएनए निकाल लिया, अब हमने उसको होस्ट सेल्स में इंट्रोड्यूस करना है। उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो होस्ट क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाए। और कहाँ पे अटैच हो जाए, नियर द ओराई ऑफ द क्रोमोसोम, सो दैट इट गेट्स रेप्लिकेटेड। ठीक है, तो लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, इफ द फॉरेन डीएनए, if the foreign DNA, इसके बाद लिखना है। हाँ जी हाँ जी, मेरा मतलब ये तो लिखना ही नहीं था, ये तो मैंने वैसे ही आपको लिखवाया था, जो मैं लिखवा रही हूँ वही पॉइंट एक्चुअल में है। if the foreign DNA is introduced in the host cells, into the host cells directly, ब्रैकेट में लिख लो, no integration with host chromosome, no integration with host chromosome, comma, then foreign DNA gets killed after some time. Foreign DNA gets killed after some time. Therefore, foreign DNA is introduced in such a way, therefore, foreign DNA is introduced in such a way that it gets integrated, that it gets integrated with the host chromosome. नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए, नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट लिख लो फटाफट से कि कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट recombinant DNA. It was done by Cohen and Boyer in 1972. इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखो, स्टेप्स देखो। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आपको पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रॉम ई कोलाई। ठीक है, पहला स्टेप इन्होंने ये किया। नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम
प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड वाला जो बैक्टीरिया है उसमें से निकाली। थर्ड उन्होंने क्या किया, ज्वाइनिंग ऑफ आर जीन, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आर जीन, विद प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ठीक है, एंड recombinant plasmid is introduced in E. coli। ये recombinant plasmid बन गया ना, this is recombinant plasmid, जिसमें एक नई जीन आ गई है। ठीक है, recombinant plasmid is introduced in E. coli और फिर genetically modified E. coli is cloned in the culture medium। This was done by Cohen and Boyer। Very important, ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। मैम 5th पॉइंट की स्टार्टिंग पे जीएम का मतलब क्या है? क्या कह रहे बेटा? 5th पॉइंट की स्टार्टिंग पे जीएम का मतलब क्या है? जीएम इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। थैंक यू। जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है जी। तो GM E. coli is cloned in the culture medium for cloning of, किसकी क्लोनिंग करनी है? For cloning of एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसी की तो क्लोनिंग करनी है। आप कह सकते हो कि इसको ही क्लोन कर लेते, इसकी जीन थी, इसी को ही क्लोन कर लेते, बट बेटा ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। ठीक है, इसलिए इसका क्लोन करना थोड़ा सा खतरनाक है। तो इसलिए इसमें से जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी वो हमने ई कोलाई में डाली। और दूसरी बात ये है, ई कोलाई हैज हायर पावर ऑफ रिप्रोडक्शन या डिविजन देन सैल्मोनेला टाइफी, इसलिए हमने ई कोलाई को मॉडिफाई किया। इज इट ओके? Tools for recombinant DNA technology। तो कौन कौन से टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए? कौन कौन से टूल्स है? तो सबसे पहले आ जाता है बेटा, सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिखो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन नेवर बिकम पॉसिबल। recombinant DNA technology can never become possible
without the discovery of restriction endonucleases. Now why? मैम रिपीट करना. The recombinant DNA technology can never become possible without the discovery of restriction endonucleases. Now listen. So what happens? See, what are nucleases? Nucleases are the enzymes which cut the nucleic acids, which cut the DNA mainly, that are called as nucleases. Nucleases are of two types. Exonucleases, let us say this is DNA. If it is cut from the ends, the enzyme, the knife which cut the DNA from the ends, that are called as exonucleases. ठीक है, मतलब DNA is formed of several nucleotides. If one nucleotide is separated from the ends, that is called as exonucleases. If DNA is cut from in between, कहीं से काट दिया बीच में से, it is called as endonucleases. But in endonucleases, there is a specific category, restriction endonucleases. Restriction endonucleases because they cut the DNA at specific site. इसका क्या मतलब है कि हमें पता होता है कि अगर हमने ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है तो ये डीएनए को यहीं पर काटेगा. ठीक है, तो ये एंजाइम आया कहां से, कहां पर है, क्या फंक्शन है? तो दिस एंजाइम ये हमारे में नहीं प्रेजेंट है, it is present in bacteria. This restriction endonucleases, we have nucleases, exo and endo, but we don't produce restriction enzymes. Restriction enzymes are produced only in bacteria. So why do bacteria produce restriction enzymes? These restriction enzymes are a part of immune system of bacteria. है ना अजीब सी बात कि बैक्टीरिया को भी इम्यून सिस्टम चाहिए. किस लिए? किससे डर है बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया को डर है वायरसेस से. ठीक है, हमें डर है बैक्टीरिया से, हमें डर है वायरसेस से. That's why our immune system, it is developed to neutralize or to kill bacteria, viruses, fungi, protozoans. Whereas bacteria, they are infected by, bacteriophages, viruses. So to prevent the infection from viruses, they produce the enzyme RE restriction endonucleases. How do it prevent? So what causes the restriction enzymes? Yeah, it has two components. Restriction enzyme has two components. One is if that causes methylation of bacterial DNA. And second is which cuts the viral DNA. अगर बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो सेकेंड कंपोनेंट है वो वायरस के डीएनए को काट देगा, उसको इनइफेक्टिव कर देगा. बट अपने डीएनए को जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पहला पार्ट है उसने क्या कर दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया अपने डीएनए में, ताकि जो सेकेंड पार्ट है एंजाइम का वो अपने डीएनए को पहचान ना सके. एक होता है तो पहचानना, एक हम कहते हैं पहचान ना सके. जब वो पहचानेगा ही नहीं तो उसको काटेगा भी नहीं. जैसे ही वायरस का डीएनए, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस ने तो डीएनए को काटना है, कोई सा डीएनए मिल जाए अपना पराये में वो भेद नहीं करता, बट जो पहला वाला है वो भेद करता है. तो पहला कंपोनेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने डीएनए में मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए ताकि जो सेकेंड पार्ट है एंडोन्यूक्लियस का वो अपने डीएनए को ना काट सके, बट वो जो वायरस का डीएनए है उसको काट सके. So restriction endonucleases are those which cut the DNA at specific sites. These are produced by bacteria in defense for bacteriophages. Do you get me? ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये आगे काम कैसे करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. इज इट ओके?
अब आप देख लो, थोड़ा सा कोई डाउट हो आपको तो हमारे पास 2-4 मिनट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो।